हिंद साथियों साथियों आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स। ठीक है साथियों, और इकोनॉमिक्स में साथियों जितना भी चैप्टर होगा सारा का सारा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, लेकिन आज का जो क्लास होगा वह इसमें सिर्फ 2 चैप्टर को कवर किया जाएगा साथियों। ठीक है, तो वीडियो भी लंबा होगा और 2 चैप्टर जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है साथियों, और साथ ही साथ बता दें साथियों, इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी खत्म हो चुका है और पॉलिटी में ज़्यादा क्लास नहीं हुआ है। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 7 क्लास है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर जाके देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके पॉलिटी का क्लास। अगर और चीज़ का देखना चाहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा का सारा प्लेलिस्ट में बना हुआ क्लास है। ठीक है साथियों, बना के प्लेलिस्ट बना दिया। ठीक है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बीपीएससी, टीचर, जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम का तैयारी करें साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जरूर से जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ साथियों आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, आपको सारा का सारा क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है इकोनॉमिक्स का वह है पहला क्लास। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं आज का पहला क्लास और पहला सवाल की ओर देखते हैं। इकोनॉमिक्स का पहला सवाल क्या है? ठीक है साथियों, आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो शुरू से अंत तक देखने के बाद अच्छा लगे तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे सवाल की ओर। तो साथ भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, किसका योगदान रहता है साथियों? ऑप्शन ए है कृषि क्षेत्र का, बी है विनिर्माण क्षेत्र का, सी है साथियों व्यापार क्षेत्र का, और डी है बैंकिंग क्षेत्र का। तो भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान रहता है साथियों वह रहता है विनिमय क्षेत्र का निर्माण। किसका रहता है? विनिमय क्षेत्र का निर्माण। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साथियों भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? साथियों इसका प्रमुख जो स्रोत होता है वह होता है सेवा क्षेत्र। करेक्ट आंसर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप अदर और सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके अदर सब्जेक्ट का देख सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? किस क्षेत्र का योगदान घटा है साथियों? तो कृषि जो है उसका योगदान घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का है साथियों सर्वाधिक योगदान? तो वह है सेवाएं का जो है वो सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, मेरा जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ते जाता है। ठीक है साथियों, और साथियों किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स से 1 से 2 सवाल, बेसी से बेसी 3 सवाल पूछा जाता है। ठीक है साथियों, इसलिए इग्नोर मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों योजना के आरंभ में 1950-51 भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र का योगदान 1993-94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11, 13.34 तथा 29.55% तथा जो 2014-15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, क्रमशः क्या हो गया था? तो मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। नेक्स्ट है साथियों देश में राष्ट्रीय न्याय क्या है? देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश एनएसएस की स्थापना कब हुआ था? एनएसएस की जो स्थापना हुआ था साथियों वो 1950 में हुआ था। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुआ था? सीएसओ का जो स्थापना हुआ था साथियों वह हुआ था 1951 में। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों और ये पूछता है। राष्ट्रीय आय जो है साथियों वह उत्पादन लागत पर निलंब क्या है, निबल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद है मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित किस पर रहती है साथियों, तो वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति का आय सबसे अधिक है, प्रति व्यक्ति का आय क्या है सबसे अधिक है साथियों, वह गोवा का जो है वो सबसे अधिक है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, भारत में चालू मूल्यों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला जो राज्य है वह कौन है, तो बिहार है साथियों, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया की थी, यह सर्वप्रथम अनिश्चित किया गया था। अनिश्चित जो किया था वो किसने किया था साथियों, अनिश्चित किया था दादा भाई नौरोजी ने, मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, ड्रेन का सिद्धांत साथियों दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था, मेरा बी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग होता है साथियों, तो उपयुक्त दोनों, मतलब उत्पत्ति गणना विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और आय विधि का भी प्रयोग किया जाता है, मेरा उपयुक्त दोनों, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है साथियों राष्ट्रीय आय से, मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे साथियों, इसका अध्यक्ष था पीसी महाल लोबिस, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, स्वतंत्रता पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे, अनुमान जो लगाया था साथियों वह नौरोजी व सिराज ने लगाया था, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना कब किया था साथियों, राष्ट्रीय आय समिति का स्थापना जो किया था वह 4 अगस्त 1949 को किया था, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए राष्ट्रीय आय अनुमानों की किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है साथियों, इनमें से सभी, इसका मतलब परंपरागत श्रृंखला में रखा गया है, पुनरक्षित श्रृंखला में रखा गया है, नवीन श्रृंखला में भी रखा गया है, डी नंबर जो है वो मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है साथियों, तो उपयुक्त दोनों आधार, चालू मूल्यों के आधार पर भी गणना किया जाता है और स्थिर मूल्यों के आधार पर भी गणना किया जाता है, सी जो है मेरे को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों की गणना किस आधार पर की जा सकती है साथियों, इसका गणना 2004 और 5 के अनुसार की जा सकती है, मेरा जो आंसर है वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है, क्या है साथियों, तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, क्या है कठिनाई, अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व, मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है, समस्या नहीं आती है साथियों, पर्याप्त
एवं सही संख्या विधि की कमी। ठीक है, ए जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था? साथियों, सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय आय का आकलन किया था वह दादा भाई नौरोजी ने किया था। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया था? साथियों, पुस्तक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है साथियों, और यह सवाल पूछा गया है एसएससी 2015 में। ठीक है, करेक्ट जो आंसर होगा मेरा वह हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक जो योगदान होता है साथियों वह तृतीय क्षेत्र का होता है। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? सबसे कम योगदान जो है साथियों वह प्राथमिक क्षेत्र का होता है, सबसे कम योगदान। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? साथियों, इसका गणना होता है केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। देखिए, MPPSC में पूछा गया है, 12 में SSC 7 में 11, 13 और UPPCS 2013 में भी पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो करेक्ट आंसर मेरा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? इसका उपयुक्त जो माप है साथियों वह है सकल घरेलू उत्पाद GDP। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, राष्ट्रीय आय की परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है? किसको छोड़कर अन्य तरीकों से किया जा सकता है? सभी प्रकार के बचत आयोग, क्या साथियों? सभी प्रकार के बचत योग से कर सकता है। ठीक है, इसको छोड़कर कर सकता है। सभी प्रकार की बचत का योग से को छोड़कर इधर सभी प्रकार से कर सकता है। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता है? राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता साथियों लॉटरी जीतना। क्या है? लॉटरी जीतना। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है तो देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन है साथियों मेरा डी नंबर, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की अपेक्षा सेवा का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। मेरा आंसर जो है वो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल है साथियों कि अमीरों की तुलना में गरीब का जो बचत करता है वह किस प्रकार होता है? तो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की तरह। सी नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अमीरों की तुलना में गरीब का जो बचत होता है वो अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की तरह। ठीक है, तो मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? साथियों, इसका जो क्रम है वह है मेरा सेवा, उद्योग, कृषि। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। क्या आधार वर्ष है साथियों? तो वह है मेरा 2011 से 12। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को सर्वाधिक योगदान देता है? सर्वाधिक योगदान साथियों
सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक योगदान देता है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें विचार करना है साथियों। केवल मेरा जो ए नंबर है वो करेक्ट आंसर है और ए का ए सही है। ठीक है, एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवा का बाजार मूल्य है। ठीक है, एक नंबर मेरा करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल है साथियों, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? मूल्यह्रास साथियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद और निवल राष्ट्रीय उत्पाद के बराबर होता है, मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापन की विधि नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि जो है वो नहीं है? वह निवेश विधि मेरा नहीं है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? आकलन की पद्धति साथियों मैट्रिक्स पद्धति जो है वो नहीं है, मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सवाल 2010 में एसएससी का पूछा गया सवाल है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में से किसे घटाया जा सकता है? तो उसमें साथियों अप्रत्यक्ष कर को घटाया जा सकता है, ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको हटाया जा सकता है? इसमें ह्रास को हटाया जा सकता है साथियों, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास वाट, तो इसका मतलब साथियों करेक्ट आंसर होगा इस जगह जो होगा मेरा करेक्ट वो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। ठीक है, तो मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। क्या होती है? एनएनपी होती है। तो सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर वो जो होता है एनएनपी होता है, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो उपलब्ध कैसे कराया जाता है साथियों? तो वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा, ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी का हिस्सा है? साथियों यह भारत का जीडीपी का हिस्सा है, मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल में बोला है, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? साथियों इसमें जो शामिल नहीं किया जाएगा वह रहेगा अवितरित आय। क्या जो है शामिल इसमें नहीं रहेगा साथियों, थोड़ा सा मिस्टेक। इसमें बोला है कि आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? तो इसमें अवितरित आय जो है उसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है साथियों, मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षा होता है? ध्यान में रखना अपेक्षा होता है साथियों निर्यात मूल्य को जोड़ना, ठीक है, जोड़ना चाहिए और आयात मूल्य को घटाना चाहिए। तो ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद किसका मुद्रा मूल्य है? मुद्रा मूल्य है साथियों एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवा का, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है। किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या होती है साथियों? तो उत्पादन कार्य का योगफल, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, व्यय विधि में माध्यम से जीएनपी की गणना में
क्या शामिल नहीं किया जा सकता है? शामिल साथियों मूल्यह्रास को नहीं किया जा सकता है। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग होता है? जीडीपी का सबसे बड़ा भाग होता है साथियों सेवा क्षेत्र से। किससे होता है? सेवा क्षेत्र से। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, इसमें बोला है भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक होती है? तो सेवा का जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, इसमें बोला है साथियों, निम्न में से कौन निव्वल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? बेहतर तरीके से परिभाषित जो किया जाता है साथियों वह जीएनपी मूल्यह्रास के द्वारा बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो यह पहला चैप्टर साथियों, इसमें टोटल जो सवाल था वो 56 सवाल था। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 2 चैप्टर को कवर करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथियों। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। नेक्स्ट जो चैप्टर है साथियों, चैप्टर का नाम है मुद्रा एवं बैंकिंग। क्या है साथियों चैप्टर का नाम? मुद्रा एवं बैंकिंग। और इससे सवाल साथियों सोचिए तो हर एक एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है साथियों, 2 से 3 सवाल पूछा ही जाता है मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें जितना सवाल होगा साथियों सारा का सारा सवाल को कवर करेंगे। ठीक है, और आगे आपको आज स्टार्टिंग में आपको बताया कि 2 चैप्टर को कवर करेंगे। आगे आपको और जितना भी टॉपिक होगा साथियों, टोटल इसमें जो है इकोनॉमिक्स में टोटल 10 चैप्टर है। ठीक है, आपको 3 से 4 वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारा सवाल को कवर कर देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, दोस्तों को शेयर करना है और वीडियो को लाइक, और अच्छा लगे तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग का जो सवाल है किस प्रकार का है उसको देखते हैं। पहला सवाल साथियों, मुद्रा एवं बैंकिंग चैप्टर का पहला सवाल है साथियों, मुद्रा का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ऑप्शन ए है मार्शल, बी है क्राउथर, और सी है क्रोमर। ठीक है, और डी है हैंसन। साथियों मुद्रा का निर्माण जो करता है और यह परिभाषा जो दिया है वह दिया है क्रोमर ने। किसने दिया है? क्रोमर ने। मेरा सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है ग्रेसम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? साथियों इसका नियम जो संबंधित है वह है मुद्रा के प्रचलन से। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? सॉरी साथियों, मुद्रा का कार्य नहीं है। निम्नलिखित में मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य जो नहीं है साथियों, मुद्रा का कार्य नहीं है मेरा, वह हो जाएगा मूल्य का स्थिरीकरण जो है वो मुद्रा का कार्य नहीं होता है। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। वह क्या कहलाती है? तो साथियों वह कहलाती है गर्म मुद्रा। क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। साथियों इस चैप्टर में जितना सवाल होगा ना सारा का सारा सवाल को कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर करने का कोशिश जरूर से जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, देखिए आगे सवाल है साथियों, हवाला क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, एसएससी 2015 का ये पूछा गया सवाल है, हवाला क्या है? ऑप्शन ए साथियों विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, बी है कर वेचन है, और सी है शेयरों का अवैध व्यापार, और डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। साथियों इसका करेक्ट आंसर मेरा ए हो जाएगा, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है साथियों वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। मेरा जो आंसर करेक्ट होगा मेरा ए नंबर होगा। हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है कि वह मुद्रा जिसकी
आपूर्ति मांग की अपेक्षा क्या है, कम है। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सॉफ्ट करेंसी क्या है, मतलब सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है। सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है साथियों, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है, तो सॉफ्ट करेंसी से तात्पर्य है साथियों कि वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की मांग की अपेक्षा अधिक हो। क्या है, अधिक। मेरा आंसर जो है वो बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सस्ती मुद्रा से तात्पर्य अभिप्रिय है, मतलब सस्ती मुद्रा से अभिप्रिय है। सस्ती मुद्रा से अभिप्रिय क्या है साथियों, तो सस्ती मुद्रा से जो अभिप्रिय है वह है मेरा देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज की कम दर। क्या है, ब्याज की कम दर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतर की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं। साथियों, इसे कहा जाता है सुलभ मुद्रा। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, दुर्लभ मुद्रा किसे कहा जाता है। दुर्लभ मुद्रा साथियों ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो उसे दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है। किन देशों की मुद्रा प्राय हार्ड करेंसी होती है साथियों, तो वह होता है किन देशों की मुद्रा प्राय क्या होता है, हार्ड करेंसी। तो किन देशों का होता है साथियों, वह होता है विकसित देशों का हार्ड करेंसी होता है। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं। साथियों, इसे कहा जाता है विधिग्राह्य मुद्रा। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, नेक्स्ट है भारत की विधिग्राह्य मुद्रा है। विधिग्राह्य मुद्रा क्या है साथियों, तो यह है मेरा रुपया विधिग्राह्य मुद्रा। ठीक है, मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सही कथन है या नहीं। ठीक है, इसमें पूछा गया है, तो साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर 1, 2, 4 जो है वो मेरा सही कथन है। 1, 2 और 4। एक में बोला गया है कि वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे बोला जाता है हार्ड करेंसी। ठीक है, और नेक्स्ट है साथियों, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है उसे हार्ड करेंसी कहलाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है साथियों, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग की तुलना में अधिक हो उसे सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। तो मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों कि सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, नई मुद्रा चलाना, वह कहलाता है विमुद्रीकरण। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है। मुद्रा संकुचन का कारण होता है साथियों माल एवं सेवा की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मुद्रा प्रसार के बारे में जो असत्य है उसे चिन्हित कीजिए। उसे चिन्हित किस प्रकार से करेंगे साथियों, तो मुद्रा प्रसार इंगित करता है कि परंतु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं होता है। सहायक कौन नहीं होता है साथियों, तो मुक्त बाजार नीति। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और
कीमतें बढ़ जाती है क्या कहलाती है? साथियों यह कहलाता है मुद्रास्फीति। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट है साथियों, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं? साथियों इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। क्या कहा जाता है? स्टैगफ्लेशन। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? स्टैगफ्लेशन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, मुद्रास्फीति से बाजार का जो वस्तु है क्या है? बाजार की वस्तु, तो साथियों बाजार की जो वस्तु होता है वो महंगी हो जाती है। मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तु क्या होती है? महंगी होती है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। तो बढ़ती कीमतों की लगातार जो प्रक्रिया होती है साथियों वह होता है मुद्रास्फीति के कारण। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। क्या करते हैं? छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? साथियों इसमें जो स्थिति उत्पन्न होगा वह होगा मुद्रास्फीति। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? साथियों सबसे अधिक जो हानि होता है वह होता है देनदार को। किसको होता है? देनदार को। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति से लाभान्वित क्या होता है? साथियों इसमें लाभान्वित जो होता है वह होता है मेरा ऋण लाभान्वित होता है। सी मेरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? एक साथ उपस्थिति को साथियों कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है? साथियों इसको रोकने के लिए इनमें से सभी, मतलब बचत का बजट, ठीक है, बचत का बजट, और दूसरा है साथियों प्रत्यक्ष कराधान में वृद्धि, और तीसरा है सरकारी व्यय में कटौती। डी नंबर जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित की विधि नहीं है? नियंत्रित का विधि नहीं है साथियों, वह मेरा है सी नंबर, ब्याज दर में कमी। किसमें? ब्याज दर में कमी। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? साथियों ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह थोक मूल्य सूचकांक का किया जाता है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है। मुद्रास्फीति मापा जाता है किसके द्वारा? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है। कब मानी जाती है? उस वर्ष अवश्य मानी जाती है। सवाल पूछा है साथियों, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब क्या? तो जब साथियों वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? साथियों इसको अस्थायी रूप से जो नियंत्रित किया जा सकता है उसको मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रित कर सकता है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है। मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक जो तरल माप होता है क्या होता है? तो M1 होता है। क्या होता है? M1। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
किस संगठक को मुद्रा पूर्ति में वृद्धि मुद्रा कहा जाता है? वृद्धि मुद्रा किसको कहते हैं साथियों? तो वृद्धि मुद्रा बोला जाता है M3 को वृद्धि मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? वृद्धि मुद्रा M3 को बोला जाता है। ठीक है, और आपूर्ति मुद्रा बोला जाता है साथियों, उसको बोला जाता है M1 को आपूर्ति मुद्रा बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी साथियों, इसमें मुद्रा पूर्ति जो बोलता है उसको M3 को बोलता है। ठीक है, और मुद्रा आपूर्ति बोलता है M1 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि मुद्रा आपूर्ति की मांग, क्या बोला है? मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? इसमें सम्मिलित किसको नहीं किया जा सकता है? इसमें सम्मिलित साथियों डाक खानों की मांग जमा, इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? साथियों मुद्रास्फीति जो होता है इसका कारण है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन स्थिति है। स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है वह क्या है? साथियों इसका स्थिति होता है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। क्या होती है? गतिरोध और मुद्रास्फीति की। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहते हैं? साथियों एक साथ उपस्थिति को कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों भारत में मुद्रास्फीति की दर किस माप के आधार पर होती है? साथियों यह जो होता है माप का दर वो थोक मूल्य सूचकांक के कारण होता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है आर्थिक विकास सामान्य युग्मित होता है। आर्थिक विकास सामान्य युग्मित होता है तो वह किस प्रकार होता है? तो स्फीति के साथ होता है। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? सबसे प्रचलित जो माप है साथियों वह है मेरा थोक मूल्य सूचकांक। क्या है? थोक मूल्य सूचकांक। बी नंबर जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? निरंतर वृद्धि को साथियों बोला जाता है मुद्रास्फीति। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किस घटक में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की वृद्धि में प्रमुख योगदान दिया जाता है? प्रमुख योगदान साथियों इनमें से सभी होता है कि रुपये का अवमूल्यन। ठीक है, दूसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तीसरा है साथियों रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है देश के विदेशी मुद्रा भंडारण में किस घटक को सम्मिलित किया जा सकता है? साथियों इसमें सम्मिलित जो किया जाता है उस इनमें से सभी RBI की विदेशी मुद्रा प्रस्फितियाँ, इसको भी सम्मिलित किया जाता है। दूसरा है RBI का पूर्ण भंडारण भी सम्मिलित रहता है। तीसरा है साथियों रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता, इसको भी शामिल किया जाता है। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा रुपया की आधिकारिक विनिमय दर संबंधित रहता है। विनिमय दर जो संबंधित रहता है साथियों वह रहता है चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था? चलन जो प्रारंभ हुआ था साथियों वह हुआ था 1806 ईस्वी में। डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो खर्च होता है वह कहाँ पे होता है? साथियों सर्वाधिक भाग खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है काली मुद्रा की सबसे सामान्य परिभाषा है। काली मुद्रा की सबसे जो सामान्य परिभाषा है वह आय। क्या है? वह आय जिस पर कर
उपवचन नहीं छुपा हुआ, कर का जो उपवचन है वह छुपा हुआ नहीं होता है, उसे क्या बोला था, काली मुद्रा का परिभाषा बोला था, ठीक है, इसे काली मुद्रा कहा जाता है। मेरा डी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अमूल्य शब्द का अर्थ है। अमूल्य शब्द का क्या अर्थ है, तो अमूल्य शब्द का अर्थ है अन्य मुद्रा की तुलना में विदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन जो है साथियों कौन सा है, तो सही कथन है इसमें उपयुक्त दोनों कथन जो है वो सही है। पहला कथन क्या बोला है, पहला है साथियों अमूल्यन से विदेशी बाजार में निर्यात सस्ता हो जाता है, ठीक है, और दूसरा है अमूल्यन से घरेलू बाजार में आयात महंगा हो जाता है। मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अमूल्यन का उद्देश्य होता है। अमूल्यन का उद्देश्य क्या होता है साथियों, तो निर्यात को प्रोत्साहित करना। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा। स्थिति सुधारने में सहायक क्या होता है साथियों, वह होता है अमूल्यन। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल में बोला है मुद्रा के अमूल्यन के फलस्वरूप होता है। मुद्रा के अमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है, तो मुद्रा के अमूल्यन के फलस्वरूप होता है साथियों उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन उपयुक्त सभी मतलब सभी होता है कि निर्यात व्यापार का प्रसार भी होता है, दूसरा है आयात व्यापार का संकुचन, तीसरा है साथियों आयात स्थानपति का प्रसार। मतलब डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अमूल्यन किया जा चुका है भारतीय रुपये का। तो साथियों अमूल्यन जो किया है वह 3 बार किया जा चुका है। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में रुपये का अमूल्यन पहली बार जिस वर्ष हुआ था, तो जिस वर्ष किया गया था उसका इस भी पूछा गया किस वर्ष किया गया था। साथियों उसका अमूल्यन जो किया गया था एक बार किया गया था 1949 में किया गया था। ठीक है, 1949 में पहली बार किया गया था अमूल्यन। ठीक है, पहली बार 1949 में ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारतीय रुपये का अंतिम बार अमूल्यन किस वर्ष किया गया। अंतिम बार जो किया गया था साथियों वह हुआ था 1951 में। कितने हुआ था, 1991 में। मेरा बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस वर्ष भारतीय रुपये का 2 चरणों में अमूल्यन किया गया था। 2 चरणों में कब किया गया था, तो उसको 2 चरणों में साथियों किया था 1991 में ही 2 चरणों में अमूल्यन किया गया था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है जुलाई 1991 में भारतीय रुपये के 2 चरणों में अमूल्यन किया गया। प्रथम चरण में भारतीय रुपये का अमेरिकी डॉलर में अमूल्यन किया गया था, अमूल्यन हुआ था। तो कितना % में हुआ था यह पूछ रहा है। ठीक है, तो साथियों वह हुआ था 20% में अमूल्यन। मेरा ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपये का 2 बार अमूल्यन किया जा चुका है। भारतीय रुपये का 2 बार क्या किया गया है, अमूल्यन किया जा चुका है। तो कब किया है साथियों, वह किया गया है 1991 में 92 में। 1991-92 बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया है। तो कब बनाया गया था साथियों, वह बनाया गया था 1993-94 के केंद्रीय बजट में। मेरा बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों रुपये को चालू खातों में पूर्ण परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है। पूर्ण घोषित कब किया गया है साथियों, घोषित किया गया है 19 अगस्त 1994 को। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है वर्तमान में भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता लागू है। भुगतान संतुलन क्या है, भुगतान संतुलन है। तो कब भुगतान इसका किया जाता है साथियों, इसका भुगतान होता है चालू खाते पर। किस पे किया जाता है भुगतान, चालू खाते पर। आगे देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। कौन सा बैंक है साथियों भारत का केंद्रीय बैंक, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मेरा जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे बड़ा बैंक, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक जो कहा जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहा जाता है, बैंकों का बैंक। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बैंक की नई शाखाएं खोलने के लाइसेंस डैश द्वारा दिए जाते हैं। तो बैंक के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है, क्या दिया जाता है साथियों? उसमें दिया जाता है आरबीआई का कोड, जो भी दिया जाता है साथियों आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साथियों आरबीआई का जो मुख्यालय है वह है मेरा मुंबई। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? इसका राष्ट्रीयकरण जो किया गया था साथियों 1949 को किया गया था। एसएससी 2015 का ये पूछा गया है, सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 को किया गया था। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है तो निर्यातकर्ताओं का ऋण देना, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है साथियों जनता से जमा स्वीकार करना, भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित शाखा का नियंत्रण कौन करता है? साथियों इसका नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा बैंक मुद्रा नोट छापता है? कौन सा बैंक छापता है साथियों? तो वह छापता है भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत के विदेशी विनिमय संचय का जो प्रतिरक्षक है वो कौन है? तो संचयक जो है साथियों वह है मेरा भारतीय रिजर्व बैंक। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत का केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक है, केंद्रीय मुद्रा जारी करने वाला बैंक जो है वह है मेरा भारतीय रिजर्व बैंक। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? साथियों पूर्ण अधिकार जो रहता है वह रहता है रिजर्व बैंक के पास। पूर्ण अधिकार किसके पास आता है? रिजर्व बैंक के पास आता है। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार जो रहता है वह रिजर्व बैंक के पास आता है। सी नंबर मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों को छापकर निम्नलिखित में से किसके पास रहता है? साथियों यह रहता है अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों को जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्कों को जारी करने के लिए सिक्कों को जारी करता है साथियों वित्त मंत्रालय सिक्कों को जारी करता है। मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? कौन सा बैंक संपादित करता है साथियों? तो वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारत का सरकार मुख्य बेगर है? भारत का सरकार मुख्य बेगर जो है साथियों वह है मेरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मुख्य बेगर है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? साथियों वह है भारतीय रिजर्व बैंक। मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है? साथियों मौद्रिक नीति जो बनाई जाती है और लागू किया जाता है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। नीति का उद्देश्य नहीं है साथियों सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनना है। ठीक है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों डी नंबर 1 to 4, 1 to 4 मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का जो लेखा वर्ष की अवधि है वह क्या है। साथियों लेखा वर्ष की अवधि जो होता है इसका रहता है अप्रैल से मार्च। क्या रहता है? अप्रैल से मार्च के बीच रहता है। ठीक है साथियों, तो ए मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन क्या है? निर्गमन रिजर्व बैंक के नोट निर्गमन विभाग के पास हर समय कम से कम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए हर समय। साथियों 115 करोड़ हर समय का स्वर्ण कोष रहना चाहिए किसके पास? तो रिजर्व बैंक के पास। किसके पास साथियों? रिजर्व बैंक के पास 115 करोड़ हर समय रहना चाहिए। बी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक करेंसी नोट जारी करता है तो कौन कौन सा नोट जारी करता है साथियों और कब करता है? ठीक है, तो यह नोट जो जारी करता है वह करता है नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत यह नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो सी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सी भारत की शीर्ष बैंकिंग संस्था है जो मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति को नियंत्रित जो करता है साथियों वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्रय और विक्रय क्या होता है? क्रय और विक्रय का मतलब होता है साथियों सरकारी बॉन्डों का। क्या होता है? सरकारी बॉन्डों का। ठीक है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? साथियों 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर रहते हैं वह रहते हैं वित्त मंत्रालय के सचिव का। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं साथियों? तो 10 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर रहते हैं वह रहते हैं गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है भारत में 50 रुपये के करेंसी नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 50 रुपये। तो 50 रुपये के हस्ताक्षर जो रहता है साथियों 50 रुपये के नोट पर वह रहता है आरबीआई के गवर्नर का। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? मुद्रित जो भाषा रहता है साथियों वह रहता है 15 भाषा। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है? साथियों छपा मंगलयान दर्शाता है, क्या दर्शाता है साथियों? मंगलयान यह दर्शाता है कि अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। क्या दर्शाता है? अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्गम। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन हुआ था? साथियों इसमें रूपांकन जो हुआ था 50 रुपये के नोट पर वह हुआ था सांची स्फूर्त। किसका हुआ था? सांची स्फूर्त का। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है नवंबर 2016 में जारी किए गए किस भारतीय नोट के पीछे मंगलयान का चित्र था? साथियों इसमें चित्र जो था वह था 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है रानी की बाव की आकृति निम्नलिखित में से किस करेंसी नोट पर मौजूद रहता है? साथियों यह मौजूद रहता है 100 रुपये का नोट पर मौजूद रहता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जा रहे 100 के नए नोटों पर निम्नलिखित में से किस विरासत स्थल का चित्र प्रकाशित किया गया है? साथियों इसमें चित्र जो है वह है रानी की वाव और दूसरा है साथियों पाटन गुजरात। डी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, देखिए नेक्स्ट है साथियों भारत में
नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? साथियों इसमें प्रणाली जो अपनाया गया है वह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो मध्य प्रदेश में है वह कहाँ है? साथियों यह जो है वह है देवास में। कहाँ है? देवास में। मेरा करेक्ट आंसर जो है वह ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में 20 रुपये एवं इससे उच्च मूल्य वर्ग के नोटों की छपाई किस प्रेस में होती है? साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका होगा करेंसी नोट प्रेस देवास में किया जाता है। मेरा जो करेक्ट आंसर होगा साथियों बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। साथियों आरबीआई जो है वो भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं किस राज्य में है? सर्वाधिक जो शाखाएं हैं वो किस राज्य में है? साथियों सर्वाधिक शाखाएं हैं वह उत्तर प्रदेश में। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का चयन था। एसबीआई का नाम जो था क्या था? साथियों एसबीआई का जो नाम था वह था इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मेरा ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, इम्पीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों इम्पीरियल बैंक की जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1921 में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना साथियों 1955 में हुआ था। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक जो बैंक है साथियों वह है मेरा एसबीआई। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एसबीआई का जो मुख्यालय स्थित है साथियों वह है मुंबई में। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, विथ यू ऑल द वे किस बैंक की विज्ञापन पंक्ति है? साथियों यह जो पंक्ति है वह है भारतीय स्टेट बैंक का यह पंक्ति है। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चमकता हुआ सितारा किस राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रतीक है? चमकता हुआ सितारा साथियों यह है बैंक ऑफ इंडिया का। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है साथियों भारतीय स्टेट बैंक जो है वो क्या नहीं है? राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, केनाफिना किस भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक की अनुषंगी संस्था है? तो किसका है साथियों? यह मेरा केनरा बैंक का संस्था है। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? साथियों अधिकतम जो शाखाएं हैं वह है यूके में सबसे अधिकतम शाखा भारतीय बैंकों का। बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक शाखाएं किस विदेशी बैंक की है? विदेशी बैंक की जो है साथियों वह है मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। मेरा जो है वो हो जाएगा ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। सबसे जो ज़्यादा शाखाएं विदेशी बैंक है साथियों वो है मेरा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक का क्या कार्य है? भूमि विकास बैंक का कार्य है साथियों दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा देश में पहला तैरता हुआ एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? तैरता हुआ एटीएम साथियों स्थापित किया गया था कोची में। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नवाडा है एक, कौन है साथियों? तो वह है बैंक। कौन है? बैंक। ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना किया गया था? नाबार्ड का जो स्थापना किया गया था साथियों वह 1982 में किया गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक NABARD नाबार्ड की जो स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? साथियों इसका स्थापना जो किया गया था वह शिवरमन समिति के सिफारिश पर स्थापना किया गया था। मेरा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? साथियों इसका जो छठी पंचवर्षीय योजना जब चलाया गया था उसी समय इसका स्थापना किया गया था। सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकता तक सीमित है? आवश्यकता तक क्या है? सीमित है। तो क्या सीमित है साथियों? नाबार्ड जो है वो सीमित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड किससे संबंधित है साथियों? तो यह है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है? कितने हैं साथियों? तो वह है मेरा 38। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं? क्या है? कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। तो वह मेरा है सिक्किम और गोवा जो है वहाँ पर कोई ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं है। कहाँ पे नहीं है? सिक्किम और गोवा में। मेरा ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रयोजित होते हैं? किसके द्वारा प्रयोजित होते हैं साथियों? वह प्रयोजित होते हैं राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों इसका स्थापना किया गया था 1975 में। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कब किया था? 1975 में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, केलर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कब से नया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं किया गया था? कब नहीं किया गया था साथियों? इसका स्थापना अप्रैल 1987 को नहीं किया गया था। ठीक है, ए जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? साथियों इसका स्थापना किया गया था 1985 में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नरसिंघम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की प्रस्तुति की थी? साथियों बनाने की जो प्रस्तुति की थी वह 4 बार किया था। कितना बार किया था? 4 बार इसने बनवाने की प्रस्तुति किया था, तब बनवाया गया था। ठीक है, सी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वित्तीय सुधारों पर नरसिंघम समिति ने स्थापित करने का सुझाव दिया था। सुझाव किसको दिया था साथियों? तो वह सुझाव दिया था बैंकिंग संरचना का 4 स्तरीय अधिक्रम। ए नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की प्रस्तुति किसने की थी? साथियों विलय करने की जो प्रस्तुति किया था वह किया था खुसरो समिति। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली सामुनु संघी के रूप में स्थापित किया गया था? साथियों स्थापित जो किया था वह भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा ही स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक। बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय आवास बैंक का
राष्ट्रीय आवास बैंक किसका नियंत्रण उपक्रम है? साथियों यह जो उपक्रम है वह है मेरा भारतीय रिजर्व बैंक का, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। मुख्यालय स्थित है साथियों लखनऊ में, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? फेडरल, साथियों फेडरल जो है वह है मेरा संयुक्त राज्य अमेरिका का, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक नहीं है? विदेशी बैंक नहीं है साथियों वह है मेरा ING वेश्या बैंक जो है यो विदेशी बैंक नहीं है, ठीक है, डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक विदेशी बैंक है जिसके कार्यालय शाखाएं भारत में है? भारत में जो है साथियों वह कहाँ है इसका शाखा? साथियों इसका जो शाखा दिया गया है वह है स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक को। किसको दिया गया? स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक को, ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? सुलेमित साथियों मतलब एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, जो एक दूसरे से मैच नहीं कर। FCI जो है वो कॉमर्शियल संस्थाओं को वित्तीय मदद नहीं देता है, ठीक है, ये डी जो करेक्ट आंसर, लेकिन एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों निजी क्षेत्र के बैंक में अधिकतम कितने प्रतिशत विदेशी निवेश की अनुमति भारत सरकार ने प्रदान की थी? भारत सरकार ने जो प्रदान किया था साथियों वह 49%, कितना किया था प्रदान? 49%। नेक्स्ट है IBA से तात्पर्य है। IBA से तात्पर्य है साथियों इंडियन बैंक्स एसोसिएशन मेरा तात्पर्य है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? कितना साथियों? कम से कम 500 करोड़ रुपया होना बहुत ही न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है, ठीक है, तो मेरा 500 करोड़ रुपया, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है नरसिंघम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? सुझाव जो केंद्र सरकार को दिया था साथियों वह दिया था बैंकिंग संरचना सुधार संबंधित से रिलेटेड, ठीक है, जो सुझाव दिया गया था, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? लाला लाजपत राय जो था साथियों वह किस बैंक का संस्थापक था? साथियों यह जो संस्थापक था वह था पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक था लाला लाजपत राय, ठीक है, मेरा जो आंसर होगा डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या कर सकता है साथियों? जो RBI की दूसरी अनुसूची में शामिल हो सकता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2007 में UTI बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? साथियों UTI बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक रखा गया था, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है साथियों? जिस पर एक बैंक पब्लिक को उधार देता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। परिवर्तन से प्रभावित क्या होता है साथियों? तो वह होता है नकदी आरक्षण अनुपात, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेपो रेट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है साथियों वह मेरा डी नंबर है, यह संपार्श्विक प्रतिभूति क्या है? संपार्श्विक प्रतिभूति की लागत, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है साथियों। इसका करेक्ट जो आंसर दिया गया है मेरा सी नंबर होगा 1 और 2 दोनों। इसमें बोला है रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं, ठीक है, यह भाई बात सही है, ठीक है साथियों। दूसरा है किसी देश के गिनी गुणांक के एक के मान का अभिप्राय है कि उस देश की जनता में प्रत्येक की आय पूर्णतः समान हो, मतलब दोनों एक दूसरे का समान है, ठीक है साथियों, तो दोनों मेरा सही आंसर है, इसलिए मेरा सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नकदी रिजर्व अनुपात CRR किसे निर्देश करता है? किसे निर्देश करता है साथियों? यह निर्देश जो करता है वह करता है, बी नंबर करेक्ट होगा आंसर, निवल मांग और आवधिक देनदारियों का अंश जो RBI के पास शेष बैलेंस के रूप में बैंकों को रोक रखना होता है। ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? घटित होने वाली घटना साथियों, सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाया था? किसने बनाया था साथियों? यह बनाया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मेरा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB के साथ विजया बैंक और देना बैंक का सम्मेलन कब से लागू हुआ था? साथियों, लागू जो किया गया था वह किया गया था 1 अप्रैल 2019 को, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में कौन मुद्रा की पूर्ति करता है? भारत में जो पैसा का जो पूर्ति करता है साथियों, कौन करता है? साथियों, इसका पूर्ति करता है RBI। कौन करता है? RBI। मेरा करेक्ट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो होगा मेरा ए नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाखा सृजन का प्रभाव क्या पड़ता है? तो साथियों, इसका जो प्रभाव पड़ता है वह पड़ता है वृद्धि में, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? साथियों, इसमें राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वह हुआ था 14 बैंकों का। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है? बैंकिंग संगठन का नाम नहीं है साथियों, तो SEBI, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्के जारी करने के लिए सिक्का जारी करता है साथियों वित्त मंत्रालय, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक प्राइवेट बैंक है? भारत में एक प्राइवेट बैंक है साथियों, वह है साउथ इंडियन बैंक, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है साथियों, तो कौन बैंक का है ये बताना है। तो साथियों, वह है मेरा यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक जो है उसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। किसका? तो यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक का, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, RBI के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? साथियों, इसमें कथन सत्य पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। RBI भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ रखता है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, भारत में मुद्रा एवं साख का नियंत्रण किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है साथियों? यह करता है RBI, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मौद्रिक नीति कौन करता है? मौद्रिक नीति जो करता है साथियों वह करता है भारतीय रिजर्व बैंक, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? मुद्रा आपूर्ति साथियों, मुद्रा आपूर्ति करता है RBI, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाली मुख्य संस्था है तो मुख्य संस्था क्या है साथियों? तो नाबार्ड है मेरा मुख्य संस्था, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में दासमिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई थी। दासमिक प्रणाली मुद्रा जो शुरू किया गया था साथियों भारत में वह कब किया गया था? साथियों, वह किया गया था 1957 में, सी मेरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में
प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे, यह वर्ष कब किया गया था? साथियों, इसका स्थापना किया गया था 1975 में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है फेडरल रिजर्व निम्नलिखित में से किस देश का एक वित्तीय संगठन है? किस देश का है साथियों? तो यह जो वित्तीय संगठन है यह है यूएसए का। किसके है? यूएसए का है। मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है भारत में निजी क्षेत्र का बैंक निम्नलिखित में से कौन एक है? निजी क्षेत्र का है साथियों वह कोटक महिंद्रा बैंक है, वो निजी क्षेत्र का है। मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हमारे देश में बैंक द्वारा सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए घरेलू सावधि जमाओं को स्वीकार किया जाता है? कितना अवधि के लिए? साथियों, अवधि कम से कम होना चाहिए वह 10 वर्ष के लिए। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय को स्वीकृति देता है? विदेशी विनिमय को जो स्वीकृति देता है साथियों वह देता है भारतीय रिजर्व बैंक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। ट्रेजरी बिल जो बेचे जाते हैं भारत में वह आरबीआई द्वारा बेचे जाते हैं साथियों। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में व्यापारिक बैंकों को देनदारी के घटकों में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? सबसे महत्वपूर्ण जो है साथियों वह है मेरा सावधि जमा धनराशि। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है अल्पकालिका सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? साथियों, पत्र को कहा जाता है ट्रेजरी बिल। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है 1969 में निम्नलिखित में से किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है? किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है साथियों? वह हुआ है भारतीय स्टेट बैंक जो है, इसका राष्ट्रीयकरण अभी तक नहीं किया गया है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक या वित्तीय कंपनी नहीं है? कौन नहीं है साथियों? यह है मेरा लुफ्थांसा बैंक। कौन है साथियों? लुफ्थांसा जो है साथियों इसका वित्तीय कंपनी नहीं है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध आवास ऋण देता है? ऋण जो देता है साथियों वह देता है मेरा HDFC। क्या देता है? ऋण देता है। कौन देता है? HDFC। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे बतौर वाणिज्य बैंक वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो वह कौन है साथियों? तो शहरी सरकारी बैंक भी मेरा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? बैंक का जो मुख्य कार्य नहीं है क्या है? तो वह है मेरे साथियों माल का आयात फैसिलिटेट करना। माल का आयात फैसिलिटेट करना यह नहीं है। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में ऋण वितरण में निम्न में से किसका हिस्सा सर्वाधिक है? सर्वाधिक जो हिस्सा रहता है साथियों वह रहता है वाणिज्य बैंक का। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है वाणिज्य बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे हुए सर्वाधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं। तो क्या कहलाता है साथियों? वह कहलाता है नकदी रिजर्व। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है? केंद्रीय बैंकों के कार्यों में शामिल नहीं है। तो कौन सा केंद्रीय बैंक है साथियों? तो वह हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर सी नंबर सरकारी खर्च पर नियंत्रण। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ब्याज दर जो निर्धारित किया जाता है साथियों वह करता है इनमें से कोई नहीं, ना ही केंद्रीय वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, और ना ही केंद्रीय वित्त आयोग करता है और ना ही भारतीय बैंक संघ करता है। इनमें से कोई नहीं। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, जब भारतीय रिजर्व बैंक नकदी रिजर्व अनुपात CRR में वृद्धि की घोषणा करता है तो उसका तात्पर्य क्या है? साथियों, इसका तात्पर्य रहता है वाणिज्य बैंक के पास उधार देने के लिए कम मुद्रा होगी। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, भारत के वाणिज्य बैंक के कार्यों में शामिल है। कार्यों में शामिल क्या है साथियों? तो इसमें शामिल जो है वह है मेरा केवल 2, मतलब 2 में साथियों, वसीयतों के लिए निष्पादक तथा न्यासी के रूप में कार्य करना। मेरा 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है साथियों, मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों बी हो जाएगा, केवल 2। यह बचत खाते की तरह मांग निक्षेप स्वीकार नहीं कर सकता है। 2 मेरा करेक्ट आंसर होगा और करेक्ट आंसर मेरा बी नंबर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में कौन सी वाणिज्य शब्दावली उस क्रियाविधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देता है? सरकार को उधार देता है साथियों, सर्वाधिक तरलता अनुपात SLR देता है उधार। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता क्या होती है साथियों? बढ़ जाती है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, किसी वित्तीय वर्ष में PPF खातों में निवेश की अधिकतम अनुमत सीमा कितनी है साथियों? वह है मेरा 1.5 लाख रुपया, मतलब 1,50,000 रुपया। ठीक है साथियों, बी जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हमारे देश में भुगतान हेतु चेक उनकी जानकारी करने का तारीख से वैध रहता है। कौन रहता है साथियों? वैध, वह रहता है 3 महीने तक वैध रहता है। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, भारत सरकार ने भारत के एक प्रमुख बैंक में RBI के हिस्सों को अर्जित किया है। यह बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? साथियों, यह बैंक जो है वह है मेरा SBI। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए सवाल है साथियों, क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों क्रेडिट कार्ड के नाम से? तो प्लास्टिक मनी जो है साथियों, प्लास्टिक मनी, उसको क्रेडिट कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। मेरा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, हमारे देश के बैंक घरेलू सावधि जमाओं के लिए डैश से प्राप्त सावधि जमाओं पर ब्याज की अधिक दर जो होते हैं वो क्या देते हैं? अधिक दर जो देते हैं साथियों क्या देते हैं? ठीक है, तो वह देता है वरिष्ठ नागरिकों का। किसको देते हैं? वरिष्ठ नागरिकों को देते हैं। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लिखित पुष्टकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंतरिक नहीं किया जा सकता है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या किया जा सकता है? आंतरिक नहीं किया जाता। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों वह होगा सावधि जमा रसीद। क्या होगा? सावधि जमा रसीद। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से किस लिखत को रेखांकन लागू होते हैं? किस लिखत को रेखांकन लागू होते हैं साथियों? वह होता है चेक में रेखांकन लागू होता है। मेरा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकास बैंक है? विकास बैंक कौन है साथियों? तो वह है मेरा राष्ट्रीय आवास बैंक। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टीजर ऋण क्या है? टीजर ऋण क्या है साथियों? तो टीजर ऋण जो है वो है मेरा सी नंबर, आरंभ में ब्याज की दर कम रहती है और बाद में वर्षों में यह अत्यधिक बढ़ जाती है। सी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, सवाल है, बैंक की एक शाखा को एक ग्राहक से 100 रुपये का एक जाली नोट प्राप्त होता है। जो ग्राहक वापस चाहता है कि बैंक निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई करनी चाहिए। साथियों, कार्रवाई करने के लिए आपको नोट प्रतिबद्ध करना और वापस नहीं लौटाना, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, अशोध्य। अशोध्य ऋण का अर्थ में से क्या है। साथियों, इसका अर्थ होता है किसी कंपनी को दे राशि जिनका भुगतान नहीं होने वाला है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए डैश की सुविधा शुरू किया था। किसने किया था? हमारे बैंकों के किसानों को क्या देने के लिए? ऋण देने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, किसके तहत ऋण देने के लिए? तो किसान क्रेडिट कार्ड के तहत, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खुदरा बैंकिंग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे एक ऋण नहीं माना जाता है। ऋण नहीं माना जाता है साथियों, मूलभूत सुविधा ऋण, इसको ऋण नहीं माना जाता है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, आरटीजीएस लेन देन के लिए निर्धारित न्यूनतम और अधिकतम सीमा रुपया में क्या है। साथियों, इसमें इफेक्ट पड़ता है निर्धारित न्यूनतम सीमा 2 लाख और अधिकतम से कोई नहीं। ठीक है, सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सवाल है, निम्नलिखित में से क्या रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है। रेपो दर का सही अर्थ दर्शाता है साथियों, बैंकों द्वारा आरबीआई से रुपये उधार लेने की दर को दर्शाता है सही अर्थ, बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संकट के समय के दौरान वाणिज्य बैंकों की जो आरक्षितियाँ बतौर बफर चल निधि का काम कर सकती है, वह कौन करता है। साथियों, वह जो काम करता है वह करता है SLR, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए वैध दस्तावेज निम्नलिखित में से कौन सा है। वैध दस्तावेज साथियों वह है चुनाव पहचान पत्र, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, चेक या मांग ड्राफ्ट जैसे बैंक लिखित पर चुंबकीय सामग्री से बनी विशेष प्रकार की स्याही से मुद्रित 9 अंकीय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है 9 अंकीय संख्या साथियों? वह कहलाता है माइक्रो कोड। मेरा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, बैंकिंग चैनल के माध्यम से सर्वाधिक तेज धन अंतर सिस्टम है। क्या है साथियों? इसमें सिस्टम है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, लिखित जो एक विशिष्ट अंतहीन अस्तित्व से अपना मूल्य प्राप्त करता है उसे क्या कहा जाता है। साथियों, उसे कहा जाता है बॉन्ड। क्या कहा जाता है? बॉन्ड कहा जाता है, बॉन्ड कहा जाता है, सॉरी साथियों, बॉन्ड कहा जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है साथियों, ओवरड्राफ्ट। क्या है? ओवरड्राफ्ट खाते में ग्राहक बैंक का क्या होता है। साथियों, खाते में ग्राहक बैंक का होता है वो होता है देनदार। क्या होता है? देनदार। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक दर वह दर है जिस पर क्या होता है साथियों? आरबीआई वाणिज्य बैंक के विनिमय बिल डिस्काउंट करते हैं, डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, क्रेडिट कार्ड ग्राहकों द्वारा भुगतान का पसंदीदा तारीख क्या होता है। तो पसंदीदा जो तारीख रहता है साथियों वह रहता है ग्राहक कभी खरीद कर बाद में भुगतान कर सकता है, डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है साथियों, सी मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। CRR और SLR तथा रेपो दर जैसी नीतिगत दरें तय करना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, बैंक पार चेक
आहरित करने वाले ग्राहक को निम्नलिखित में से अधिकार होता है। किसके पास अधिकार होता है साथियों? वह रहता है चेक के भुगतान से पहले उसका भुगतान रोकने का। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, संपूर्ण देश में मुद्रास्फीति के नियंत्रण के लिए आरबीआई निम्नलिखित में से क्या उपाय करता है? साथियों, उपाय करता है रेपो रिवर्स रेपो दर बढ़ाना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विलास वस्तु के क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? साथियों, इसमें ऋण जो मिलता है वह मिलता है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु ऋण। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए दिए गए ऋण बैंक किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं? किस वर्ग में वर्गीकृत करते हैं साथियों? वह करता है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्न में कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है उपलब्ध कराता है? कौन कराता है? तो वह कराता है साथियों CIBIL कराता है। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, यथावित्तीय विश्व में प्रयुक्त पद FDI में अक्ष F अर्थ होता है। FDI में F जो होता है साथियों वह क्या होता है? F होता है साथियों वह होता है फॉर्जिन। मेरा C नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रकार का ऋण सब प्राइम उधार बैंकों द्वारा किस प्रकार के उपभोक्ता को दिया जाता है? सब प्रकार के उपभोक्ताओं को जो दिया जाता है साथियों वह रहता है ऐसा उधारकर्ता जिनकी ऋण पृष्ठभूमि अच्छी नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, पद वैक्यूरेंस से क्या समझते हैं? पद वैक्यूरेंस से समझते हैं साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मेरा C नंबर। बैंक द्वारा दी जा रही कंपोजिट वित्तीय सेवा जिसमें बीमा उत्पाद शामिल है। क्या है? बीमा उत्पाद शामिल है। मेरा C नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य ह्रास हो रहा है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है साथियों रुपये का मूल्य कम हुआ। ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैंकिंग लोकपाल। बैंकिंग लोकपाल क्या होता है साथियों? यह होता है ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है। C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, धन संशोधन का अर्थ है। धन संशोधन का अर्थ है साथियों क्या? तो इसका अर्थ है वैध स्रोत से प्राप्त हुई प्रतीत कराने के लिए अवैध रूप से प्राप्त धन से परिवर्तन की प्रक्रिया। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, बचत बैंक खाते किसके द्वारा खोले जाते हैं? साथियों, यह जो खोला जाता है वह व्यक्तियों के द्वारा बचत के लिए खोला जाता है। C करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जोखिम है? किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण जो है वो जोखिम है? तो कौन सा कार्ड होता है साथियों? वह होता है क्रेडिट कार्ड। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है साथियों, मेरा डी नंबर हो जाएगा। सिटी बैंक कौन है साथियों? सिटी बैंक कार्ड्स। ठीक है, यह जो है क्या है? क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? सर्वाधिक प्रतिशत जो है साथियों वह है मेरा व्यक्ति ऋण। किसका है? वैयक्तिक ऋण। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी एक इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो चैनल नहीं है साथियों वह है मेरा मोबाइल वैन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है? निधियों का स्रोत नहीं है साथियों आरबीआई के पास नकदी आरक्षितियाँ। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सेंट्रल बैंक केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? शामिल नहीं है साथियों, मेरा डी नंबर हो जाएगा नैतिक दबाव। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है,
बड़ी संख्या में एटीएमएस होने के बावजूद अब भी लोग बैंकों की शाखा में जाते हैं, इस मामले का क्या कारण है? निम्नलिखित में से क्या हो सकता है? साथियों, इसमें हो सकता है 1, 2, 3, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें बोला है यह जमा राशि नहीं स्वीकारता है, ठीक है, इसकी नकदी वितरण क्षमता सीमित होती है, मानवीय संपर्क का अभाव होता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, मान लीजिए भारतीय रिजर्व बैंक बैंक दर 1% घटा देता है, इसका प्रभाव क्या होगा? साथियों, इसका प्रभाव होगा बाजार में अधिक नकदी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है बैंक की जो शाखाएं सीधी विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार कर सकती है, उन्हें विदेशी मुद्रा के डैश कहा जाता है। उन्हें विदेशी मुद्रा का डैश क्या कहा जाता है? तो साथियों, अधिकृत डीलर कहा जाता है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आरक्षित निधि अनुपात सीआरआर और सांविधिक चल निधि अनुपात एसएलआर, इन पदों का अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार से है? किस उद्योग बाजार से है साथियों? वह है मेरा बैंकिंग उद्योग। मेरा बी करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधकर्ता कौन है साथियों? तो वह है मेरा बी नंबर भारतीय रिजर्व बैंक। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित किया जाता है। डैश में पारित किया जाता है। डी नंबर होएगा साथियों मेरा 1949। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है साथियों, कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त आवश्यकताओं तक सीमित है? किसमें सीमित है साथियों? कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों डी नंबर नाबार्ड। क्या हो जाएगा? नाबार्ड, ठीक है। मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी समिति बैंक क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? सुधारों से संबंधित है साथियों मेरा नरसिंहन। कौन है साथियों? नरसिंहन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट साथियों, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? रख रखाव साथियों किया जाता है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना जो संबंधित है साथियों वह है मेरा ग्रामीण बैंक से। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, भारत सरकार ने नोटबंदी की घोषणा कब की थी? भारत सरकार ने साथियों नोटबंदी की घोषणा किया था 8 नवंबर 2016 को। सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन सा औपचारिक उद्देश्य नहीं था? औपचारिक उद्देश्य तो सव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, रुपये जारी किया जाता है। रुपये जो जारी किया जाता है तो किसके द्वारा किया जाता है? वह करता है साथियों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट साथियों, रेपो दर विचारणीय होता है। रेपो दर विचारणीय जो होता है वो किसके द्वारा होता है? तो मौद्रिक नीति के अंतर्गत एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, खुले बाजार की कार्यवाहियाँ जो समाहित है वो किसके द्वारा होता है? खुले बाजार की कार्यवाहियाँ जो समाहित है वो किसके द्वारा होता है साथियों? वह होता है साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक हो सकता है। केंद्रीय बैंक क्या हो सकता है साथियों? वह हो सकता है रेपो दर में वृद्धि। क्या होगा? रेपो दर में वृद्धि हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की जो स्थापना की गई थी वो किस वर्ष हुआ था? साथियों इसका स्थापना हुआ था 1964 में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा
म्यूचुअल फंड था। म्यूचुअल फंड जो होता है वो क्या होता है, भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड साथियों वह होता है यूटीआई। कौन होता है, यूटीआई। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किसने म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया था, साथियों यह प्रारंभ किया था यूटीआई ने। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की जो स्थापना किया था वो किस वर्ष हुआ था, साथियों इसका स्थापना हुआ था 1956 में। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साधारण बीमा निगम जीआईसी के अधीन कितनी बीमा कंपनी कार्यरत करता है, साथियों इसमें कंपनी जो कार्यरत करता है वह करता है 4। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, जीवन बीमा निगम एलआईसी की कौन सी पॉलिसी विशेष बच्चों के हितार्थ नहीं है, विशेष बच्चों के हितार्थ में नहीं है, तो साथियों वह होगा मेरा जीवन सुरक्षा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है, साथियों इसका मुख्यालय जो है वह है हैदराबाद। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था करती है, इसका नियमन जो संस्था करता है साथियों वह है IRD। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, सवाल बोला गया है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, क्या सुधार के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत किया था साथियों, तो वह क्या था, बीमा क्षेत्र। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय स्टॉक बाजार की विनिमय और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है, साथियों यह जो पर्यवेक्षण किया जाता है वह करता है SEBI। मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना जो हुआ था वह कब किया गया था, इसका स्थापना किया गया था साथियों 1988 में। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक आदेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, वैधानिक जो दर्जा प्रदान किया गया था साथियों वह किया था 1992 में। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, SEBI के कार्यों में सम्मिलित है, SEBI के कार्यों में जो सम्मिलित है साथियों वह क्या है, तो उसमें सम्मिलित है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या साथियों, स्टॉक एक्सचेंज के कार्यों को विनिमय करता है, ये भी सम्मिलित है। दूसरा है साथियों, शेयर बाजार से संबंधित अनुचित एवं धोखाधड़ी से परिपूर्ण व्यापारिक कार्यों पर रोक लगाना, यह भी उसमें सम्मिलित है। नेक्स्ट है साथियों, प्रतिभूतियों के अंतरण व्यापार को नियंत्रित करना, यह भी सम्मिलित है। तो उपयुक्त सभी, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है, वूल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, साथियों इसका जो संबंध है वह है मेरा स्टॉक मार्केट से। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनिमय निम्नलिखित में से कौन से करता है, साथियों इसका विनिमय जो करता है वह करता है SEBI। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है साथियों, भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या कितनी होती है, साथियों इसकी संख्या होती है 23। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, क्या है साथियों, तो इसका है ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर रहेगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था, साथियों इसका जो स्थापना किया गया था वह किया गया था 1875 ईस्वी को। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज NSE की स्थापना की स्तुति 1991 में किस समिति के द्वारा किया गया था, साथियों उस समिति का नाम है फिरवानी समिति। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, सेबी ने पिछले कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े किस स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता 9 जुलाई 2007 को समाप्त कर दी गई, जिससे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज की संख्या 24 से घटाकर 23 रख दी गया। ठीक है, तो यह किसने किया साथियों, यह जो किया KSE सौराष्ट्र ने किया था। ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है,
बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? मूल्य सूचकांक है साथियों वह है मेरा इनमें से सभी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज BSE का संवेदी शेयर मूल्य सूचकांक कितनी कंपनी के शेयर मूल्यों पर आधारित है? साथियों यह आधारित है 30 कंपनियों पर, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साथियों, नेफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का सूचकांक है? साथियों यह जो सूचकांक है वह है मेरा NSE का, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE की स्थापना किसने किया था? इसका स्थापना किया था साथियों प्रेमचंद्र रायचंद्र ने, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, चुनिंदा कंपनियों के शेयर मूल्यों पर आधारित शेयर मूल्य सूचकांक सक्सेना कितनी कंपनी शेयर मूल्यों पर आधारित है? ठीक है साथियों, सेंसेक्स जो आधारित है साथियों वह किस पे है? ठीक है, यह आधारित जो रहता है वह रहता है 30 कंपनियों पर। ठीक है साथियों, ए नंबर जो है मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE राष्ट्रीय सूचकांक कितनी कंपनियों शेयर पर आधारित है? साथियों यह आधारित है 30 कंपनियों पर, यह जो आधारित है साथियों वह है 100 कंपनियों पर, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साथियों, दलाल स्ट्रीट स्थित है, कहाँ पे स्थित है साथियों? तो यह जो स्थित है मेरा वह है मुंबई में, कहाँ है? मुंबई में, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों, वॉल स्ट्रीट कहाँ किसका नाम है? वॉल स्ट्रीट जो नाम है साथियों यह है न्यूयॉर्क का स्ट्रीट एक्सचेंज, मेरा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों, डो जोन्स क्या है? डो जोन्स जो है साथियों वह एक प्रकार का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है। ठीक है, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, निक्की क्या है? निक्की क्या है साथियों? निक्की जो है साथियों वह एक टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज शेयर मूल्य सूचकांक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साथियों, टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, क्या नाम है साथियों? इसका नाम है निक्की, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट साथियों, निम्नलिखित में से कौन सुलेमित है? सुलेमित जो है साथियों मतलब एक दूसरे से जो संबंध बनाता है, एक दूसरे से मैच जो कर रहा है साथियों जिसको बोलते हैं, वह सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर मेरा डी हो जाएगा साथियों 1 और 3 मतलब डो न्यूयॉर्क्स जो है ये न्यूयॉर्क का है, ये बात सही है। और 3 जो है साथियों एक्स लंदन, मेरा भी ये C3 जो है वो सही है, इसका मतलब डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुलेमित नहीं है, मतलब गलत है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो गलत जो है साथियों मेरा वो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 जो है वो गलत है। तो 2 में क्या बोला है साथियों? सिंगापुर सॉकॉप, क्या है? सॉकॉप, यह गलत है। ठीक है, बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, निम्नलिखित कथनों का एक सही नहीं है, कथन जो है इसमें सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है साथियों ये बताना है। तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा एस या PCNX निफ्टी बम्बई शेयर बाजार में 50 बड़ी कंपनियों से इंडेक्स है। ठीक है साथियों, मेरा सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में शेयर बाजार के कार्य में नियंत्रित करता है? कौन करता है साथियों? तो वह करता है मेरा सेबी नियंत्रित करता है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है, वह स्थित जो है वो कहाँ है साथियों? वह स्थित है दलाल स्ट्रीट में, मेरा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है शेयर बाजार भारत का? तो वह है मेरा मुंबई, सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल में बोला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कौन सा इसमें सही विचार दे रहा है। ठीक है साथियों, तो सही विचार जो इसमें दे रहा है वह है मेरा ए नंबर, केवल 1 संघ द्वारा लाए जाते हैं, ए नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है साथियों, इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन भारत में निम्नलिखित में से कौन
वाध्यता बाजार आयोग द्वारा विनिमय होता है। विनिमय जो होता है साथियों कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर दिया गया है साथियों, वह होगा मेरा ए या बी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा मुद्रा परचूस व्यापार। दूसरा है साथियों जिस परचूस व्यापार, मतलब ए बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक नहीं है? संवेदनशील सूचकांक जो है नाम नहीं है। तो ऑप्शन दिया गया ए है साथियों नासडाक, दूसरा है निक्की, तीसरा है साथियों कोस्पी और चौथा है साथियों सेवी। इसका करेक्ट जो आंसर होगा साथियों ये मेरा हो जाएगा डी नंबर सेवी। ठीक है, तो साथियों मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे कि 2 चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो 2 चैप्टर में सवाल था साथियों टोटल 350 350 सवाल था। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। यह था सब्जेक्ट साथियों इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स में कब से गई आज पहला क्लास था साथियों। पहला क्लास में टोटल 350 सवाल था और उसमें 350 में 2 चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो साथियों इसमें 10 चैप्टर है। आपको 3 से 4 वीडियो के माध्यम से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।